हिंदुस्तान को ये क्या हो गया है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किस सदी में आखिर जी रहे हैं हम। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान में कभी आ पाएंगे अच्छे दिन? कभी देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आने लगी हैं जो अपने आप में परेशान करती हैं, निराशा देती हैं। आज एक के बाद एक 3 ऐसी खबरें आई जिसने हिला कर रख दिया हिंदुस्तान के जिस पूर्वोत्तर में सूरज पहला सलाम करता है, आज वहां से हैवानियत की खबर आई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मेघालय में एक महिला के साथ पहले तो रेप की कोशिश हुई। जब उसने उसका विरोध किया तो उसका सिर गोलियों से उड़ा दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात महिला के घर में उसके पति और बच्चों के सामने हुई। इस वारदात के पीछे गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों का हाथ बताया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश का रुख कीजिए। उत्तर प्रदेश के हाल से तो आप पहले ही वाकिफ हैं। बदायूं में चचेरी बहनों को पेड़ से लटका दिया गया बलात्कार के बाद। अभी यह घटना देश भूला नहीं था कि सीतापुर में एक नाबालिग से वैसी ही हैवानियत हुई है। सीतापुर में अधेड़ से शादी नहीं करने पर 15 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। कत्ल के बाद आरोपियों ने लाश को पेड़ से फिर लटकाने की जुर्रत की। घर वालों ने 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। दहलाने वाली यह खबर पुणे से भी आई। मोहसिन सादिक नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मोहसिन सादिक के फेसबुक पेज पर उनके एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उनकी हत्या की गई। पुलिस को 28 साल के मोहसिन सादिक की हत्या के पीछे हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों पर शक है। महाराष्ट्र के पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब के बीच दस्तक में सबसे पहले बात तालिबानी इंसाफ की। आरोप है कि हिंदूवाद के कुछ तथाकथित ठेकेदारों ने पुणे शहर में लाठियों से वो इंसाफ किया कि खुद हैवानियत को ही शर्मसार कर दिया। बीच शहर पुणे में एक नौजवान को इसलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने फेसबुक पर कुछ तस्वीरें अपलोड की थी। उन तस्वीरों पर इन आरोपियों को आपत्ति थी, हत्या कर दी। पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा के लिए मशहूर पुणे शहर आज कट्टर सोच और हैवानियत के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। जिस शहर में देश विदेश के छात्र खुली सोच लेकर आ रहे हैं, उसी शहर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आए शेष मोहसिन को मौत मिली है। मोहसिन को जानवरों की तरह पीट कर मार डाला गया। 28 साल के मोहसिन का गुनाह था फेसबुक पर शिवाजी और बाल ठाकरे की आपत्तिजनक तस्वीरों को अपलोड करना। सोशल मीडिया में कहीं दूसरी जगह कुछ हुआ, कुछ हिस्ट्री में हुए घटनाओं को गलत तरीके से दिखाने की वजह से लोगों के भावना भड़क के कुछ इंसिडेंट्स हुए। ये सब आरोपी पूना के रहने वाले हैं। प्राइमा फेशिया ये सब आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। इस हादसे में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ धारा 302 और 307 का मामला भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सारे ही आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना नाम की संस्था से जुड़े हैं। मोहसिन कपड़ा बनाने वाली कंपनी के IT डिपार्टमेंट में काम करता था। उसे सोमवार को बांकर कॉलोनी में लाठियों से मारा गया। हैरानी होती है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, कोई मोहसिन को बचाने सामने नहीं आया और आधुनिकता की चादर ओढ़े पुणे शहर इस हैवानियत को बस देखता रहा। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। अंदाजा लगाइए, इधर एक महिला के घर में घुसकर उसके पति और बच्चों को बंधक बनाया गया। फिर जो सलूक हुआ, हथियार के दम पर महिला से रेप की कोशिश की जाती है, लेकिन जब महिला विरोध करती है तो उसके सिर में गोलियां दाग दी जाती हैं। दिल दहला देने वाली ये वारदात पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की है और हत्या भी उसके पति, उसके 6 बच्चों के सामने। इस दिल दहला देने वाली तस्वीर के पीछे की खौफनाक कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल उठेगा। जिस देश में नारी को पूजने की बात की जाती है, वहां इस नारी को अपनी आबरू बचाने के लिए सिर में गोलियां खानी पड़ी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की है। बताया जा रहा है कि गारो लिबरेशन आर्मी के 5 हथियारबंद उग्रवादियों ने महिला के घर धावा बोला। उग्रवादियों ने पहले पति और बच्चों को एक कमरे में बंधक बना लिया और फिर इसके साथ रेप की कोशिश की। लेकिन महिला ने जब विरोध किया तो उग्रवादियों ने सिर में एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी।
मेघालय में हुई सनसनीखेज वारदात ने महिला आयोग समेत सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। सवाल सीधा, क्या यूपी में जंगल राज है? यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जैसा कि हमने आपको सुनाया, किरण रिजिजू ने कहा है कि यूपी के हालात चिंताजनक हैं। चिंता में डालने वाली ऐसी तस्वीरें कई हैं। गिनती करेंगे तो दिल दहल जाएगा। मन में यही सवाल उठेगा कि सीएम अखिलेश यादव के राज में ये क्या हो रहा है। यही सवाल अब केंद्र की नई सरकार और उसके सांसद भी पूछने लगे हैं। जो घटनाएं बदायूं में हुआ है और उसके अलावा भी हुआ है, तुरंत कार्रवाई नहीं हुआ तो उसका जानकारी लेना ये हमारे गृह मंत्रालय का एक वो ड्यूटी, हमारा दायित्व बनता है, इसलिए इसका जानकारी लिया गया है। UP qualifies as a failed state. I mean, the law and order has collapsed entirely. And if you can't give security to the citizens, I think the government has failed in its primary responsibility. अगर आप में नीयत सही है तो आप प्रदेश के लिए सही मायनों में विकास भी कर पाएंगे और वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लोगों में दे पाएंगे अगर आपकी नीयत सही है। बट वहाँ पे अफसोस इसी बात का है कि नेता हैं बट वहाँ पे नीयत की कमी है। लेकिन चौतरफा हमलों के बावजूद यूपी सरकार मानने को तैयार नहीं कि देश के बाकी हिस्सों में यूपी से कुछ अलग हो रहा है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। यूपी में समाजवादी सरकार और समाज के सबसे निचले तबके के साथ हो रहे अपराध पर इस तरह बहानेबाजी हो रही है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल यही कि आखिर इनका क्या कसूर है। एक के बाद एक आइए आपको दिखाते हैं। बदायूं से तो शुरुआत हुई थी, देश हिल गया था 2 बच्चियों के साथ। बदायूं में 2 चचेरी बहनों से बलात्कार के बाद हत्या 27 मई, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है उस पर नजर डालिए। अगले ही दिन पेड़ से लटकी मिली दोनों बहनों की लाश उस बलात्कार की वारदात के बाद। 29 मई 2014 पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाबालिग से बलात्कार। 29 मई 2014 स्कूल के ही 3 लड़कों ने की नाबालिग से हैवानियत। एक के बाद एक। 30 मई आजमगढ़ में नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। 17 साल की बच्ची से अगवा कर 4 लोगों ने ये दरिंदगी की। दिल दहला देने वाली वारदातें इधर मुंबई में भी हुई हैं। मुंबई के कर्जत में बच्चों के हॉस्टल में हुआ है। 5 नाबालिग बच्चों का यौन शोषण, इंचार्ज गिरफ्तार किया गया है। इस बीच राजस्थान भी कोई कम नहीं। यहां पर झालावाड़ में 2 नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले सामने आए। 14 साल की एक नाबालिग की लाश गांव के बाहर मिली है। बलात्कार, उसके बाद हत्या और फिर कहीं पर लाश फेंक देना, जैसे सिलसिला चल पड़ा है। फिर से पहुंच जाइए उत्तर प्रदेश। 1 जून यूपी के गोंडा में 15 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार होता है। गांव के लोगों ने अपहरण के बाद की है बच्ची के साथ ये हैवानियत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। अधेड़ से बच्ची की शादी ने इनकार किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में ये 4 जून की बात है। डॉक्टर पर बलात्कार का आरोप। मरीज की तरफ से गई थी महिला और उसी के साथ रेप की कोशिश हुई। इधर 4 जून को बीमार पति का इलाज करने आई महिला से ही जोर जबरदस्ती की गई। अब जरा ये आपको दिखाते हैं 2012 के आंकड़े। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में क्यों हम कह रहे हैं कि महफूज नहीं है महिलाएं। उत्तर प्रदेश 1963, अखिलेश यादव जी 1963, बिहार 927, गुजरात 473, हरियाणा 668। और भी कई राज्य हैं। मध्य प्रदेश की हालत सबसे बदतर है, 3425, महाराष्ट्र 1839, ओडिशा 1458, राजस्थान 2049, पश्चिम बंगाल 2046, कर्नाटक 621, जम्मू कश्मीर 303। तो ये साल 2012 के आंकड़े हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बन रही है वो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि एक दिन में 10 बलात्कार के मामले आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और अब आइए बात करते हैं दस्तक में मोदी राज की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के 77 सचिवों के साथ आज बैठक की। सचिवों के साथ ये पीएम की पहली सीधी बैठक थी। बैठक में पीएम ने सचिवों को निर्देश दिया कि वो समस्याओं को सुलझाने और फौरन यानी त्वरित फैसले लेने में
शीघ्रता दिखाएं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा में पहला दिन, प्रोटेम स्पीकर के रूप में कमलनाथ को आप देख रहे हैं। इधर सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, अहम बैठक, क्योंकि यहीं से रोड मैप निकलेगा, यहीं से आगे का रास्ता तय होगा और अच्छे दिनों की आहट इन्हीं बैठकों से आनी है, क्योंकि सचिवों के साथ जो प्रधानमंत्री का निर्देश रहा है, जो उनकी बातचीत रही है, उसी के जरिए फौरन फैसले लेने पर जोर दिया गया है। पारदर्शिता हो और फौरन फैसले लिए जाएं। सचिवों के साथ मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक में उन्होंने अपना पक्ष पूरी तरह से साफ किया है। त्वरित फैसले ले नौकरशाह, और जो फाइलें दफ्तर में लटकी रहती हैं, धूल इकट्ठा होती है, ये हमेशा कहा जाता है सरकारी बाबुओं और फाइलों के बारे में, उन सबको बंद करना है। लाल फीताशाही में ना अटके योजनाएं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि फौरन फैसले ले सचिव। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की कार्यवाही के लिए गए थे, उस वक्त मीडिया से बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने पक्के इरादों के साथ कहा कि जनता से किए वादों को मैं पूरा करूंगा। सुनिए। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस बीच आइए मोदी राज में आपको दिखाते हैं कि आज जो पहला दिन रहा संसद में, वो किस तरह का था। यह सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के जरिए आप समझ पाएंगे कि बहुत दिलचस्प तस्वीर आज दिखी है संसद के अंदर। क्योंकि संसद के अंदर आज जो कोशिशें दिखी हैं, उसमें हालांकि अभी तो सीट कल अलॉट होनी है, लेकिन उससे पहले ही ये जो सिलसिला रहा आज लोगों का, कौन किसके बगल में बैठा है, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो मोदी राज में कुछ इस अंदाज में संसद की तस्वीर रही है। आइए आपको दिखाते हैं संसद की तस्वीर में कौन कहां पर बैठा, ये सबसे दिलचस्प है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर बैठते थे मनमोहन सिंह, आज उस जगह पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके बिल्कुल बगल में लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह। हालांकि अभी ये जगह अलॉट होनी है, कौन कहां पर बैठेगा इसमें अभी तय होना है, लेकिन अभी जो दिख रही है तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर जहां पर थे माफ कीजिएगा मनमोहन सिंह, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी, फिर राजनाथ सिंह, और उसके बाद देखिए सुषमा स्वराज वहां पर बैठी हुई थी। तो ये थी तस्वीर। वेंकैया नायडू उसके बाद दिखाई दे रहे हैं आपको, फिर रामविलास पासवान दिख रहे हैं उसके बाद वाली कतार में। देखिए इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था और इसी तरह से लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे। बहुत दिलचस्प, कैसे सत्ता, सियासत सब बदल जाने के बाद दस्तूर, कुर्सी, सब कुछ बदल जाती है। और अब आइए जरा पहुंच जाते हैं उस हिस्से में जहां पर अब कांग्रेस है। कभी यहां पर विपक्ष के रूप में बीजेपी बैठा करती थी, जिन जगहों पर बैठते थे लालकृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज, अब देखिए वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आगे किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष के रूप में। और इधर देखिए सोनिया गांधी आपको दिख रही हैं, सोनिया गांधी, और इसके साथ ही आपको दिखा दें यहाँ पर वीरप्पा मोइली साहब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, मुनियप्पा दिख रहे हैं बैठे हुए, और मुलायम सिंह यादव को भी देख लीजिए, टीएमसी के नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से तस्वीर आज दिख रही थी संसद की। बहुत दिलचस्प रहा। हालांकि इससे पहले आप तमाम भाषणों में नरेंद्र मोदी खूब दहाड़ते रहे हैं सोनिया के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज जब यहाँ पर मिले तो काफी दिलचस्प तरीके से हाथ मिलाते हुए नजर आए और बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने इन तमाम लोगों के साथ अपना जो बातचीत है वो दिखाई और हाथ भी मिलाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर रही आज संसद की, और इस सब के बीच जिस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे चली है वो बेहद दिलचस्प है। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं कि संसद का एजेंडा क्या, क्योंकि आज दरअसल कई चीजें होनी थी पहले दिन, लेकिन चूंकि गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने का वक्त था, इसीलिए अब तमाम सांसद कल शपथ लेंगे और इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज कमलनाथ आ गए। तो 5 जून 2014 संसद का एजेंडा, 16वीं लोकसभा के सांसद शपथ लेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। कल के बारे में स्पीकर के चयन के लिए नामांकन होगा। अभी प्रोटेम स्पीकर बने हैं कमलनाथ, तमाम सांसद स्पीकर का चयन करेंगे। ये पहली प्रक्रिया महत्वपूर्ण, स्पीकर के लिए सुमित्रा महाजन का नाम तय माना जा रहा है। इंदौर से सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार 7वीं बार सुमित्रा महाजन सांसद बनी हैं। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र 9 जून से ये शुरू होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण जिसके साथ शुरुआत होगी उस संसद सत्र की,
और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी 10 और 11 जून को। जो भी सरकार की तरफ से बातें होती है, माना जाता है कि खाका उसमें होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। प्रधानमंत्री का धन्यवाद और ज्ञापन 10 और 11 जून को चर्चा के बाद, और प्रधानमंत्री के धन्यवाद और ज्ञापन के साथ ही इस पूरे मामले की शुरुआत होगी। लेकिन कुल मिलाकर सबकी नजर इस बात पर होगी कि अच्छे दिन का वादा तो कर दिया मोदी राज में, लाने का तरीका, रोड मैप, प्लान क्या होगा।